नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक हम राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखा था, उसके बाद हमने पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ा था और आज हमारा जो लास्ट भौतिक प्रदेश है जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या फिर इसको हाड़ौती पठार भी बोला जाता है या फिर इसको माल प्रदेश भी बोला जाता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की बात की जाए तो ये जो पठारी भाग है या फिर ये जो भौतिक प्रदेश है ये उच्चावच के आधार पे बना हुआ भौतिक प्रदेश है। अब उच्चावच के आधार पे बने हुए भौतिक प्रदेश का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे पहले हम समझते हैं उच्चावच का मतलब क्या हुआ। यानी कि ऊंचा नीचा धरातल, ऊंचा नीचा धरातल जैसे कि ऐसे, ये होता है उच्चावच के आधार पे बना हुआ भौतिक प्रदेश। हमने 4 भौतिक प्रदेश देखे हैं, इनमें से जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो भौतिक प्रदेश था ये है जो कि जलवायु के आधार पे बना हुआ भौतिक प्रदेश था, और जो बाकी के 3 हैं जो केवल पश्चिमी मरुस्थल वाला भौतिक प्रदेश है ये है जो कि जलवायु के आधार पे बना हुआ भौतिक प्रदेश है। बाकी के जो 3 भौतिक प्रदेश हैं यानी कि अरावली वाला भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदान वाला और हाड़ौती पठार वाला, ये तीनों के तीनों भौतिक प्रदेश हैं उच्चावच के आधार पे बने हुए भौतिक प्रदेश हैं। उच्चावच का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऊंचा नीचा धरातल, ऊपर नीचे, ठीक है। ये क्या है, जो हाड़ौती पठार है ये मालवा के पठार का ही विस्तार इसको माना जाता है। तो मालवा का पठार कहाँ पे है, जो मालवा का पठार है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यानी कि राजस्थान में भी इसका कुछ भाग है मालवा के पठार का। तो मालवा के पठार का राजस्थान में जो कुछ हिस्सा है उसी को क्या माना जाता है, राजस्थान में उसी को हाड़ौती का पठार बोलते हैं। तो सही में तो वो क्या है, मालवा के पठार का ही विस्तार है, और जो मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान में है उसी को क्या बोला जाता है, हाड़ौती पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अगर इसका विस्तार देखें कि राजस्थान के मुख्यतः किन किन जिलों में इसका विस्तार है, तो वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले तो हो गए हाड़ौती वाले। उसके साथ ही साथ चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये 2 जिले हैं मेवाड़ वाले शामिल, ठीक है। मेवाड़ में 4 जिले शामिल होते हैं, एक तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद, ये 4 जिले मेवाड़ में शामिल हैं। 2 जिले तो मेवाड़ के हैं और 4 जिले हाड़ौती वाले, जिनमें कि हाड़ौती पठार का जो मेनली विस्तार है। अगर निर्माण की बात की जाए कि इस पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से, यानी जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से कोई ना कोई पदार्थ निकलता है। जब वो पदार्थ ज्वालामुखी के अंदर है तब तक वो मैग्मा है, जैसे ही वो बाहर निकलता है तो लावा के रूप में बाहर निकलता है। अब लावा जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट लावा से। जो बेसाल्ट लावा होती है वो तरल पदार्थ के रूप में होती है। तो बेसाल्ट लावा कैसी होती है, बेसाल्ट लावा होती है तरल पदार्थ के रूप में। तो ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे फैल के ऐसे जम जाती है, धीरे धीरे तरल पदार्थ है यानी वो फैलेगा, तो ये क्या होती है, फैल के ऐसे जम जाती है और एक पठार का निर्माण कर लेती है। अगर लावा जो है अगर वो गाढ़ी है, यहाँ पे हम बेसाल्ट लावा की बात कर रहे हैं जो कि तरल पदार्थ के रूप में है। अगर मान लो कि लावा गाढ़ी है तो क्या होगा, अगर गाढ़ी लावा है तो वो एक जगह पे ढेर बना लेगी, ऐसे फैलेगी नहीं ना। जब लावा गाढ़ी होगी तो एक ही जगह पे ऐसे जमती जाएगी, तब वो पर्वत का निर्माण करती है। और अगर लावा तरल पदार्थ के रूप में है तब वो पठार का निर्माण करती है। तो अगर हम हाड़ौती के पठार के निर्माण की बात करें तो ये हुआ है ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा निकलती है। तो किस प्रकार के लावा से बना है, उसमें से निकलने वाली बेसाल्ट लावा से हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ है। तो यह आपसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की लावा से हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ है, तो बेसाल्ट लावा से जो कि तरल पदार्थ के रूप में होती है, ठीक है। अगर निर्माण काल की बात की जाए तो ये हुआ है क्रिटेशियस काल में हाड़ौती पठार का निर्माण या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का निर्माण। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो वो है 500 मीटर। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 6.89%। ये हमने पहले भी देखा है जब हम चारों भौतिक प्रदेश को एक साथ कंपेयर करके देख रहे थे, तब हमने देखा था कि जो हाड़ौती वाला भौतिक प्रदेश है इसका क्षेत्रफल
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.89% है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 11% जो भाग है वो हाड़ौती वाले भाग में निवास करता है। अगर यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पे है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, हमने अलग अलग भौतिक प्रदेश की अलग अलग जलवायु देखी थी, और ये जलवायु किस आधार पे या कैसे होती है ये हम जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसकी जलवायु कैसी है, अति आर्द्र जलवायु है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार कि किसी भी भौतिक प्रदेश का आपको नाम आ जाएगा कि यहाँ की जलवायु कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की जलवायु है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, अगर यहाँ की ढाल की बात की जाए कि इस पठारी प्रदेश की ढाल क्या है, तो यहाँ है उत्तर, पहले तो उत्तर की तरफ और फिर उत्तर पूर्व की तरफ। तो ये अभी हम मैप में देखेंगे तब हम समझ लेंगे। अगर यहाँ की मृदा की बात की जाए तो यहाँ पे है काली मिट्टी। अब यहाँ काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। किस प्रकार की चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से। तो वो बेसाल्ट जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, धीरे धीरे टूट जाती हैं। चट्टानें धीरे धीरे टूटेंगी और उसी से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ से काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। अगर यहाँ पे उत्पादन की बात की जाए कि किस चीज़ का उत्पादन, यहाँ पे कौन सी फसल का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे कि कपास हुआ, संतरा हुआ, इनका उत्पादन पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसी भाग में होता है। गन्ने का भी यहाँ पे उत्पादन होता है, चावल का, तंबाकू, धनिया, मेथी। तो ये फसलें हैं जिनका मुख्यतः इस पठारी भाग में उत्पादन किया जाता है। अगर भाग की बात करें, हमने सबके भाग देखे हैं, सभी भौतिक प्रदेश के। सबसे पहले हमने मरुस्थलीय जो भाग था उसके भी हमने, जो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश था उसके भी हमने 2 भाग देखे थे, अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल था। उसके बाद हमने अरावली के भी भाग देखे थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। हमने पूर्वी मैदानी जो प्रदेश था उसके भी भाग देखे थे। चंबल नदी के आधार पे बना हुआ एक तो मैदान था, यानी चंबल बेसिन, या फिर जिसको हम बोल रहे थे चंबल का मैदान। एक बनास बाणगंगा मैदान भी था, जो कि बनास व बाणगंगा नदी के आधार पे बना हुआ मैदान था। एक माही मैदान भी था, जो कि माही नदी के बेसिन के आधार पे बना हुआ मैदान था। तो इसी प्रकार से जो हाड़ौती वाला भाग है, जो हाड़ौती प्रदेश है या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इसके भी कुछ भाग हैं। तो क्या क्या इसके भाग हैं, कौन कौन से इसके भाग हैं? अगर इसके भागों की बात की जाए तो जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसके 2 तो हैं मुख्य भाग, यानी 2 तो मेन भाग हैं, 2 मुख्य भाग हैं, और 3 इसके हैं सब पार्ट, जिनको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, गौण भाग बोलते हैं। तो 2 तो इसके मुख्य भाग हैं और 3 इसके सब पार्ट्स यानी कि गौण भाग हैं। तो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। पहले हम थोड़ा मैप में समझ लेते हैं कि हाड़ौती वाला जो पठार है या दक्षिण पूर्वी पठार है ये कौन सा वाला भाग है। तो देखो ये वाला जो भाग है ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्थित है, अगर दिशा के हिसाब से देखें तो ये हो गई दक्षिण और ये पूर्व, तो ये हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसीलिए इसको दिशा के आधार पे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 2 मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है दक्कन लावा पठार और एक है विंध्यन कगार। एक इसका भाग है हाड़ौती वाला जो पठार है, इसको 3 गौण भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 2 मुख्य भाग हैं वो तो हो गया, एक दक्कन लावा पठार और दूसरा विंध्यन कगार। और जो हाड़ौती पठार है जो कि यहाँ पे स्थित है, इसको 3 गौण भागों में बांटा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर की साइड मध्य प्रदेश लग रहा है, यहाँ पे यहीं पे है मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है, इसका विस्तार यहीं पे है। और इसी का कुछ भाग है जो कि राजस्थान में है, जिसको हम बोल देते हैं हाड़ौती पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मालवा पठार का ही विस्तार है, और यहाँ से ही मध्य प्रदेश में एक विंध्यन पर्वतमाला जाती है यहाँ से। तो उसी पर्वतमाला का कुछ भाग, ये देखो ये वाला कुछ हिस्सा है जो कि राजस्थान से होके जाता है, तो इसी को बोल देते हैं विंध्यन कगार। ये क्या है, विंध्यन पर्वतमाला है जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश से होके जाती है।
विंध्यन पर्वत श्रेणी भी बोल देते हैं, विंध्यन पर्वतमाला भी बोल देते हैं। तो इसी का कुछ भाग है वो राजस्थान से होके जाता है, तो उसी को क्या बोल दिया राजस्थान में, विंध्यन कगार बोल दिया। तो यह आपको मैप में समझ में आ गया होगा कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहाँ पे है। तो अगर अब हम इसके जो मुख्य भागों की बात करें तो हमने देखा था एक तो है दक्कन लावा पठार और दूसरा है विंध्यन कगार। अगर दक्कन लावा पठार की बात करें तो ये मिलके बना है मालव प्रदेश और ऊपर माल के पठार से, यानी कि जो दक्कन लावा पठार वाला भाग है इसमें एक तो मालव प्रदेश शामिल है। अब मालव प्रदेश किसे बोला गया है कि राजस्थान का वो भाग, यानी राजस्थान के वो जिले जहाँ पे मालवा पठार का विस्तार है उसे क्या बोला गया है, मालव प्रदेश। तो राजस्थान में मालवा पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पे, मुख्यतः कहाँ कहाँ पे है, वो है प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले में। ये हमने पहले भी देखा था कि राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले में क्या है, मालव पठार का विस्तार है। तो उसी प्रदेश को क्या बोला गया है, मालव प्रदेश बोला गया है, जो कि दक्कन लावा पठार का भाग है। ठीक है, और एक इसमें ऊपरमाल का पठार शामिल है, ये हमने पहले भी देखा था ऊपरमाल का पठार। ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेके चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो पठार है वो है ऊपरमाल का पठार। तो मालव प्रदेश और ऊपरमाल का पठार ये दोनों किसमें शामिल है, दक्कन लावा पठार में। ये देखो ये कौन सा है, दक्कन लावा पठार वाला भाग ये वाला है। तो एक तो इसमें मालव प्रदेश शामिल है, मालव प्रदेश में क्या शामिल है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का वो क्षेत्र जहाँ पे मालवा पठार का विस्तार है। तो देखो यहाँ पे ये प्रतापगढ़ वाला भाग है, ये प्रतापगढ़ है और ये हो गया झालावाड़, ये पूरा का पूरा क्या है, झालावाड़। तो यहाँ पे वो क्षेत्र जहाँ पे मालवा पठार का विस्तार है, तो ये किस में शामिल है, दक्कन लावा पठार में। और क्या है, ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का पठार जो है वो कहाँ है, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेके चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो पठार है। तो देखो भीलवाड़ा ये वाला, तो यहाँ से इसका यहाँ पे कुछ भाग, और ये है चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ वाला कुछ भाग। तो ये वाला जो भाग है मुख्यतः ये आता है दक्कन लावा पठार में, और यहाँ का कुछ हिस्सा, तो ये किस में शामिल है, दक्कन लावा पठार में। तो अब अगर हाड़ौती के जो दो मुख्य भाग है उसमें से अगर हम बात करें दूसरे मुख्य भाग की, तो वो कौन सा है, विंध्यन कगार है। इसका नाम विंध्यन कगार क्यों पड़ा ये हमने देख लिया था, क्योंकि जो विंध्यन पर्वतमाला है या विंध्यन पर्वत श्रेणी है जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश से होकर जाती है, उसका कुछ भाग राजस्थान से भी जाता है, उसी को नाम दिया गया है विंध्यन कगार। मुख्यतः राजस्थान में अगर देखें तो मुख्यतः कहाँ कहाँ पे है, धौलपुर और करौली जिलों में, जहाँ पे बनास और चंबल नदी के बीच में स्थित जो भाग है, धौलपुर और करौली जिला जहाँ पे चंबल और बनास नदी का जो भाग स्थित है वहाँ पे है विंध्यन कगार। ये हमने देखा था जब हम पूर्वी मैदान पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था चंबल नदी का विस्तार कहाँ कहाँ पे है और बनास नदी का विस्तार कहाँ कहाँ पे। तो धौलपुर और करौली जिलों में इनका विस्तार था। तो धौलपुर और करौली जिलों में जहाँ पे चंबल और बनास नदी के बीच वाला जो भाग है, दोनों नदियों के बीच वाला जो भाग है वो क्या है, विंध्यन कगार में शामिल है। अगर पूरे विस्तार की बात की जाए कि विंध्यन कगार राजस्थान में कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है, तो एक तो हो गया हाड़ौती वाला भाग, हमने पहले भी देखा है। हाड़ौती में 4 जिले शामिल हैं, कौन कौन से हैं वो 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़। तो ये 4 जिले हैं जो कि हाड़ौती में शामिल हैं, और 3 जिले हैं जो कि डांग प्रदेश में शामिल हैं। तो मुख्यतः जो विस्तार है, यानी विंध्यन कगार का जो विस्तार है राजस्थान में वो 7 जिलों में हो गया। तो 4 जिले तो हाड़ौती वाले हो गए, प्लस 3 जिले कौन से हो गए, डांग या फिर इसको बीहड़ प्रदेश भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको हम याद करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, CD + SM जिले। C से क्या हो गया, करौली, D से क्या बन गया, धौलपुर, और SM से क्या बन गया, सवाई माधोपुर। SM से हो गया सवाई माधोपुर। तो ये 3 जिले बीहड़ या डांग प्रदेश के और 4 जिले हाड़ौती वाले, इन 7 जिलों में विंध्यन कगार का विस्तार है। अब अगर हम देखें कि विंध्यन कगार जो है उसमें पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें और खनिज कौन कौन से हैं,
तो ये हो गया, सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है बलुआ पत्थर। और कहाँ पे है ये? अलवर और भरतपुर में। तो विंध्यन कगार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा चट्टान या खनिज है? वो है सबसे ज्यादा यहाँ पे बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? तो अलवर और भरतपुर में पाया जाता है। यहाँ पे चूना पत्थर भी मिलता है जो कि मुख्यतः चित्तौड़ में मिलता है। यहाँ पे कोटा स्टोन भी मिलता है जो कि मुख्यतः नाम से ही पता चल रहा है कोटा में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लाल पत्थर भी मिलता है जो कि धौलपुर और करौली में मिलता है। और हीरा भी मिलता है जो कि प्रतापगढ़ में मिलता है। तो आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे हीरे को? प्रताप का गढ़, महाराणा प्रताप का गढ़, सिर्फ याद रखने के लिए। वहां पे क्या मिलता है? अब महाराणा प्रताप खुद इतने महान थे तो उनके गढ़ में तो क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा। तो यह आपको याद रखना है। कोटा याद रह जाएगा, कोटा के नाम से। बच गया क्या? बलुआ पत्थर जो कि अलवर भरतपुर में मिलता है। चूना पत्थर, जैसे देखो चूना पत्थर और जैसे ही चित्तौड़ है तो ये चित्तौड़ में मिलता है। लाल पत्थर धौलपुर और करौली, इसमें लाल आ रहा है तो दोनों में देखो लय आ रहा है, तो ये क्या बन गया? धौलपुर में और करौली में लाल पत्थर मिलता है। ये हमने हाड़ौती के जो दो मुख्य भाग थे, दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार, इन दोनों के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं हाड़ौती के जो 3 गौण भाग हैं, यानी कि जो 3 सब पार्ट हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो अगर हाड़ौती के गौण भाग की बात की जाए तो ये कहाँ पे हैं? देखो हमने मैप में देखा था, ये बीच वाला जो हाड़ौती पठार वाला भाग है इसको 3 गौण भागों में बांटा गया है। नीचे वाला ये दक्कन लावा पठार मुख्य भाग में हो गया, और ऊपर वाला ये जो यहाँ तक है ये आ गया विंध्यन कगार में। ठीक है, और बीच वाला जो है यहाँ पे हाड़ौती पठार है। एक बार मैं वापस दिखा देती हूँ आपको। ये जो है ये रहा हाड़ौती पठार, इसको 3 गौण भागों में बांटा गया है। तो वो 3 गौण भाग कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो 2 मुख्य भाग थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो अब देख लेते हैं जो 3 गौण भाग हैं। तो एक तो यहाँ पे है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। कैसी पहाड़ी है? विशेष आकृति की पहाड़ी हो गई अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जो कि इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं? एक तो इसमें बूंदी हिल्स शामिल है जो कि बूंदी जिले में स्थित है। एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी में एक शामिल है मुकुंदरा हिल्स तथा बूंदी हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है? कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स हैं, और बूंदी हिल्स है बूंदी में। ये दोनों पहाड़ियां क्या हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। ये दोनों पहाड़ियां किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, और ये हाड़ौती के गौण भाग में शामिल हैं। दूसरा इसमें आता है शाहाबाद उच्च भूमि, यानी ऊपर नीचे वाली भूमि, ऊंची नीची भूमि। कहाँ पे स्थित है ये? 12 जिले में स्थित है। यहाँ पे जो सहरिया जनजाति है वो सबसे ज्यादा निवास करती है। इस वाले भाग में जो शाहाबाद उच्च भूमि वाला भाग है जो कि हाड़ौती के गौण भाग में शामिल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सहरिया जनजाति है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे निवास करती है। ये भी कैसी है? घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां हैं वो इस भाग में शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी एक विशेष प्रकार की पहाड़ियां हो गई। तो जो विशेष प्रकार की पहाड़ियां हैं, विशेष आकृति वाली जो पहाड़ियां हैं वो किस में शामिल हैं? वो हाड़ौती पठार के गौण भाग में शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी थी विशेष प्रकार की? एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी जिसमें कि बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स शामिल है। बूंदी हिल्स बूंदी में है और मुकुंदरा हिल्स जो है वो कोटा और झालावाड़ में। ठीक है, एक दूसरी है घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां, ये भी हाड़ौती के जो सब पार्ट है यानी गौण भाग है उसमें शामिल है। ये कहाँ पे है? ये मुख्यतः 12 जिले में शामिल। ठीक है, इस प्रकार की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? देखो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों का क्या मतलब हो गया? घोड़े की नाल यानी घोड़े की जो पांव के नीचे होता है वो ऐसा होता है, कुछ प्रकार इस प्रकार का होता है। तो ये इसको बोलते हैं घोड़े की नाल, इस प्रकार की होती है ये। तो इस आकृति की जो पहाड़ियां हैं ये 12 जिले में स्थित हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? 12 जिले में। एक तीसरा इसमें शामिल है डग गंगधार उच्च भूमि, ये भी ऊंची नीची भूमि है। ये मुख्यतः झालावाड़ जिले में है। इस प्रकार की भूमि कहाँ पे है? झालावाड़ जिले में जो ऊंची नीची भूमि है उसको बोलते हैं डग गंगधार उच्च भूमि। तो ये जो 3 हैं ये हाड़ौती के गौण भाग शामिल है। एक यहाँ पे अगर हम देखें तो एक भ्रंश पाई जाती है। तो देखो भ्रंश होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या पाई जाती है? भ्रंश पाई जाती है।
तो भ्रंश होती क्या है? अगर दो चट्टानें हैं, कोई भी दो चट्टानें वो किसी भी दबाव के कारण अगर खिसक रही हैं तो उनके बीच में क्या है? एक दरार आ जाएगी। या हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में, अगर सीधी भाषा में अगर हम बोलें, देसी भाषा में बोलें, तो उनके बीच में खाई आ जाएगी। मान लो कोई भी दो चट्टानें अगर वो किसी भी कारण से, कोई बाहरी दबाव की वजह से अगर वो खिसक रही हैं तो उनके बीच में दरार आ जाएगी। अब वो दरार कैसी होगी? लंबी होगी, गहरी होगी और एक संकड़ी होगी। तो अगर हम या फिर ये भी बोल सकते हैं कि लंबी, गहरी और जो संकड़ी खाई है उसे ही क्या बोला जाता है? भ्रंश बोला जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि लंबी, गहरी और संकड़ी दरार क्या है? भ्रंश कहलाती है। तो दो चट्टानों के खिसकने से, दो चट्टानें पास पास हैं, अगर वो भारी दबाव से खिसक जाएंगे तो बहुत ज्यादा तो चट्टानें खिसकेंगी नहीं, कोई हल्की से खिसकेंगे। उसकी वजह से उनके बीच में क्या आ जाती है? दरार आ जाती है। तो वो दरार गहरी हो सकती है, बहुत लंबी भी हो सकती है और संकड़ी होगी, वो बहुत ही संकड़ी सी दरार होगी। तो वो क्या कहलाती है? भ्रंश कहलाती है। तो यहाँ पे अपने जो हाड़ौती वाला भाग है, यहाँ पे एक भ्रंश पाई जाती है जिसको कि महान सीमांत भ्रंश बोला जाता है या फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोला जाता है। यहाँ पे ग्रेट का मतलब हो गया महान, बाउंड्री का मतलब हो गया सीमा या फिर सीमांत, और फॉल्ट का मतलब हो गया भ्रंश। तो आपको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर महान सीमांत भ्रंश भी मिल सकता है। इसको शॉर्टकट में GBF भी बोलते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो भ्रंश है वो किन के मध्य पाई जाती है, यानी कहाँ पे पाई जाती है? इसको हम मैप में भी देखेंगे कि ये कहाँ पे पाई जाती है। तो ये पाई जाती है अरावली पर्वत और हाड़ौती पठार के मध्य। तो पर्वत और पठार के मध्य अरावली पर्वत हमारे यहाँ पे स्थित है। तो अरावली पर्वत व हाड़ौती, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अरावली पर्वत और हाड़ौती पठार को अलग करने वाली जो भ्रंश है वो यही है। पठार को और पर्वत को अलग कर रही है ये भ्रंश। ठीक है, तो ये पाई जाती है अरावली पर्वत और हाड़ौती पठार के मध्य में। अगर हम एक बार मैप में देख लेते हैं इसको कि ये कहाँ पे पाई जाती है मैप में, तो ये देखो, ये हमने अरावली पर्वत वाला हिस्सा देखा था और ये बीच में पूर्वी मैदान आ गया था। ठीक है, तो पर्वतमाला तो यही है और ये पठारी भाग है, इन दोनों को अलग कर रही है। ये वाली है भ्रंश, ये देखो यहां से स्टार्ट होके ये है महान सीमांत भ्रंश, ये वाली है, इसको बोलते हैं महान सीमांत भ्रंश, जो कि ये इधर है अरावली पर्वतमाला और ये है पठारी भाग, इन दोनों को के मध्य में स्थित है। तो इन दोनों के मध्य में पाई जाने वाली भ्रंश है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए कि जो महान सीमांत भ्रंश है यानी कि जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो इसका विस्तार है चित्तौड़ जिले में, भीलवाड़ा में। अगर नीचे से दक्षिण से अगर हम बात करें तो चित्तौड़ से ये जो भ्रंश है ये स्टार्ट होती है, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, उसके बाद बिहड़ या डांग प्रदेश, यानी इसमें 3 जिले शामिल थे, CD प्लस SM, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। उसके बाद ऊपर के जो 3 जिले हैं करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इसमें जाती है। तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, 2 तो ये जिले हो गए, फिर बूंदी आ गया, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली और लास्ट में यहाँ पे आता है धौलपुर। तो ये वाली ऐसे है ये राजस्थान में, अभी हमने मैप में देखी थी इसको। तो अगर महान सीमांत भ्रंश के विस्तार की बात की जाए, इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, राजस्थान की कौन कौन से जिलों में है? तो एक चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, बूंदी जिले में और 3 हैं बिहड़ या डांग प्रदेश वाले जिले, जो कि कौन कौन से हैं? CD प्लस SM, यानी कि करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो स्टूडेंट्स ये हमने चारों भौतिक प्रदेश के बारे में देख लिया। हमने चारों भौतिक प्रदेश की मुख्य मुख्य बातें देख ली जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भौतिक प्रदेश से, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो कि आपके RPSC सेकंड ग्रेड में पूछे हुए प्रश्न हैं उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखते हैं जो हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, तो अगर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की अगर हम बात करें तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित जो थार का मरुस्थल है उसमें कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? हमसे ये पूछा है कि कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है।
कब आया हुआ है? ये आया हुआ है 2017 में, सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन क्या क्या है? हमसे ये पूछा है कि बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। हमने बालू का स्तूप क्या होता है और बालू का स्तूप के प्रकार क्या क्या हैं, उनकी अलग अलग आकृति के आधार पे हमने देखा था। ठीक है, तो पहला है पैराबोलिक, बिल्कुल हमने पढ़ा था, पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है। दूसरा है तारा बालू का स्तूप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप, तो ये भी हमने देखा था। तीसरा है बरखान बालू का स्तूप, जो कि अर्धचंद्राकार आकृति का बनने वाला बालू का स्तूप था, तो ये भी हमने देखा था। चौथा दे रखा है घोराउंड, तो घोराउंड तो हमने कोई बालू का स्तूप नहीं पढ़ा था। ये 3 बालू का स्तूप हमने पढ़े थे। तो अगर आपको ये भी ध्यान है तो आप आसानी से कर सकते हो कि इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, घोराउंड बालू का स्तूप नहीं होता, पैराबोलिक होता है, तारानुमा होता है और बरखान भी होता है। तो ये हमने क्लास में पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, उसी में से बना हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, यानी गोडवाड़ प्रदेश को और क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। 2019 में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है लूणी जवाई बेसिन, दूसरा है घग्गर का मैदान, तीसरा है चंबल बेसिन और चौथा है काली सिंध बेसिन। जब हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो लूणी बेसिन है उसको क्या बोला जाता है, उसको गोडवाड़ बेसिन भी बोला जाता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो क्लास को वापस रिवाइज करके देख लेना। हमने क्लास में देखा था कि जो लूणी बेसिन है, या फिर इसको लूणी जवाई बेसिन भी बोलते हैं, इसको और क्या बोला जाता है, इसको गोडवाड़ प्रदेश या फिर इसको गोडवाड़ बेसिन भी बोला जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो विकास है वो किस काल में माना जाता है। तो देखो यहाँ से निर्माण काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 भौतिक प्रदेश हैं, इनमें से चारों का किसी ना किसी का निर्माण काल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अरावली पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ, कब आया हुआ है, 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न आरपीसी सेकंड ग्रेड में आए पूछे हुए प्रश्न है। तो हमने पढ़ा था जब अरावली भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे कि अरावली का निर्माण काल कब हुआ था, तो अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चौथा प्रश्न है विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, ये कब पूछा हुआ है, 2017 द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये हमसे पूछ रहा है कि विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, इसी क्लास में हमने पढ़ा है कि जो चंबल और बनास नदी के मध्य का जो भाग है वो क्या है, विंध्यन कगार भूमि में शामिल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंबल और बनास नदी हमारा उत्तर हो जाएगा। चंबल और बनास नदी के बीच वाला जो भाग है वो विंध्यन कगार भूमि में शामिल है। अगला प्रश्न है 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। ठीक है, ये कब आया हुआ है, 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 56 का मैदान याद करो हमने कब देखा था, जब हम पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला वो क्षेत्र जहाँ पे माही नदी का विस्तार होता है वो क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे, एक तो था प्रतापगढ़, जिले शामिल हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का वो क्षेत्र जहाँ पे माही नदी का विस्तार है उसे क्या बोला जाता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला वो क्षेत्र जहाँ पे माही नदी का विस्तार है उसे बोला जाता है 56 का मैदान। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले कहाँ पे, देखो ये राजस्थान का जो बिल्कुल दक्षिणी भाग है यहाँ पे है बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे है बांसवाड़ा और यहाँ पे इसके जस्ट पास में है प्रतापगढ़। तो ये राजस्थान के दक्षिणतम जिले हो गए। तो अगर हम राजस्थान के भाग की बात करें तो वो है राजस्थान के दक्षिणी भाग में। तो आपको जिले भी पता होने चाहिए, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला वो क्षेत्र जहाँ पे माही नदी का विस्तार है वो कहलाता है 56 का मैदान। अगर कौन से भाग में, अगर दिशा की बात की जाए तो वो है दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो ये हमने देखा था जब हम अरावली की प्रमुख चोटियां पढ़ रहे थे। ये भी 2011 में, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो आपसे किसी भी पर्वत के बारे में पूछा जा सकता है
जो मुख्य मुख्य पर्वत हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जरगा पर्वत कहाँ पे था? उदयपुर जिले में जरगा पर्वत। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो क्लास वापस रिवाइज कर लेना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं वो सारे हमारी क्लास में हमने डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यानी कि अरावली की कुछ पहाड़ियां हमें दे रखी हैं और उनकी ऊंचाई हमें मीटर में दे रखी है। तो कौन सी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है ये हमसे मिलान करवा रहा है। अगर बाबाई, एक कौन कौन सी पहाड़ियां दे रखी हैं? बाबाई पहाड़ी, ठीक है, एक दे रखी है तारागढ़ पहाड़ी, एक दे रखी है सायरा पहाड़ी और एक दे रखी है रोजा भाकर पहाड़ी। तो ये पहाड़ियां कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है ये आप लोग लिखोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं इनकी ऊंचाई बता देती हूँ। तो जो बाबाई पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है 780 मीटर। तारागढ़ पहाड़ी जो कि अजमेर में स्थित है इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। और अगर रोजा भाकर पहाड़ी की सायरा पहाड़ी की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 900 मीटर और रोजा भाकर पहाड़ी की ऊंचाई है 730 मीटर। तो इनका मिलान क्या हो जाएगा? बाबाई पहाड़ी की ऊंचाई है 780 मीटर, तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर, सायरा पहाड़ी की ऊंचाई है 900 मीटर और रोजा भाकर पहाड़ी की ऊंचाई है 730 मीटर। तो ये हमसे मिलान करने वाला प्रश्न पूछ लिया। तो इसमें किसी भी पहाड़ी का उसकी ऊंचाई के साथ या फिर उसके जिले के साथ हमसे मिलान करवा सकता है। तो देखो ये भी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको जो अरावली की मुख्य मुख्य पहाड़ियां हैं उनकी नाम पता होने चाहिए, मुख्य मुख्य पहाड़ियों की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए और कौन से जिले में वो पहाड़ी स्थित है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी है वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। हमने अरावली के 3 भाग देखे थे। उत्तरी अरावली जो कि झुंझुनू से लेके उसका विस्तार जयपुर जिले तक है, बीच वाली थी मध्य अरावली जिसका विस्तार था जयपुर से लेके राजसमंद तक, और नीचे वाली है दक्षिणी अरावली जिसका विस्तार था राजसमंद से लेके सिरोही तक। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है मध्य अरावली श्रेणी में स्थित जो पहाड़ी है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन है मेरवाड़ा पहाड़ी। तो मेरवाड़ा पहाड़ी जो अजमेर को ही पहले मेरवाड़ा बोला जाता था, तो जो अजमेर वाली पहाड़ियां हैं उन्हीं को मेरवाड़ा पहाड़ियां बोला जाता है। तो मेरवाड़ा पहाड़ी यानी कि कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। अब अजमेर जिले वाली जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी में थी? वो थी मध्य श्रेणी में, क्योंकि जयपुर से लेकर राजसमंद के बीच में ही अजमेर पड़ता है। तो जो मध्य अरावली का भाग है वो अजमेर जो है वो मध्य अरावली में स्थित था। तो हमसे यही पूछ रहा है कि मध्य अरावली श्रेणी में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो जो मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं जो कि अजमेर जिले में स्थित हैं ये कहाँ पे हो जाएंगी? जो मध्य अरावली पर्वत श्रेणी है उसका भाग हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन अगर देखें कि रोजा भाकर पहाड़ी, और तीसरा हमें दे रखा है इसराना भाकर पहाड़ी। तो मैंने क्लास में बताया था कि अगर किसी भी पहाड़ी का नाम उसके साथ भाकर या फिर भाकर लगा हुआ आता है, किसी पहाड़ी का नाम उसके साथ भाकर या फिर भाकर लगा हुआ आता है तो वो पहाड़ियां होंगी जालोर जिले में। ये हमने देखा था क्लास में। तो रोजा भाकर और इसराना भाकर दोनों पहाड़ियां कहाँ पे होंगी? जालोर जिले में होंगी। चौथा ऑप्शन दे रखा है गिरवा पहाड़ियां। तो ये जो है जो उदयपुर जिला है वो गिरवा पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो अगर गिरवा पहाड़ियों की बात की जाए तो ये उदयपुर में है। उदयपुर, पूरा उदयपुर ही गिरवा पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, उदयपुर गिरवा पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो गिरवा पहाड़ियां उदयपुर में होगी, इसराना और रोजा भाकर जालोर में होगी, और जो मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ा अजमेर का ही प्राचीन नाम है, तो मेरवाड़ा पहाड़ियां होगी अजमेर जिले में जो कि मध्य अरावली का भाग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरवाड़ा पहाड़ी। हमसे मध्य अरावली श्रेणी में स्थित पहाड़ी पूछी है तो वो हो जाएगी मेरवाड़ा पहाड़ी। ये वाला प्रश्न भी 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करने वाला ही प्रश्न पूछ रहा है। एक में हमें दे रखा है अरावली के तीनों भाग दे रखे हैं और दूसरे में हमें अरावली की चोटियां दे रखे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी चोटी कौन सी अरावली का भाग है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है उत्तरी अरावली, फिर है मध्य अरावली और फिर है दक्षिणी अरावली। सबसे पहले हमें दे रखा है ऋषिकेश चोटी, उसके बाद हमें दे रखा है तारागढ़ चोटी और उसके बाद हमें दे रखा है भानगढ़ चोटी।
अब देखो तारागढ़ चोटी को तो हमने बार बार बोल के पढ़ा था, इतनी बार पढ़ा है कि ये तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, कहाँ पे थी तारागढ़? ये थी अजमेर में। अब अभी अभी हमने देखा है कि अजमेर है वो मध्य अरावली का भाग है। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको बाकी याद नहीं हो तो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं मिलान करने वाले, ये प्रश्न करना हमारे लिए आसान होता है। अगर इनमें एक ऑप्शन भी अगर मिल रहा है, आपको एक भी चीज याद है कई बार, तो उसी से हमारा उत्तर हमें मिल जाता है। तो देखो हमें तारागढ़ अच्छे से पता है, तारागढ़ किला भी है अजमेर में, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो कि जो तारागढ़ है ये तो हमें पता है कि कहाँ पे है, अजमेर जिले में है, और जो अजमेर है वो मध्य अरावली का भाग है। तो देखो बी में क्या आएगा? बी में तो 2 ही आएगा, बी में 100% 2 आएगा। तो बी में 2 किस किस में है? ए और बी ऑप्शन में है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो एलिमिनेट हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऋषिकेश। हमने ऋषिकेश ट्रिक से याद करा था कि सिरोही के गुरु सर का दिल आंचल पे आया, जो कि जयराज के साथ बेल पर बैठकर कहाँ उड़ गई? ऋषिकेश उड़ गई थी। तो ऋषिकेश है वो कहाँ पे है? सिरोही जिले में। ऋषिकेश चोटी कहाँ पे है? सिरोही जिले में। सिरोही कहाँ पे है? राजस्थान के दक्षिण में स्थित एक जिला है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी अरावली का भाग। तो जो ऋषिकेश चोटी है वो है दक्षिणी अरावली का भाग। ऋषिकेश किसका होगा? सी में आएगा। तो सी में एक, केवल इसी ऑप्शन में ये वाला भी हट गया। तो जो बी है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बचती है भानगढ़ चोटी। अब हमें पता है कि भानगढ़ का किला भी है, कहाँ पे है? अलवर जिले में है। तो अलवर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के लगभग उत्तर में स्थित है, उत्तरी अरावली का भाग है अलवर। झुंझुनू से लेके जयपुर के बीच में ही स्थित है। तो ये हो जाएगा उत्तरी अरावली का भाग। ठीक है, अगर भानगढ़ नहीं भी पता है आपको तो भी इन दो से भी आपको उत्तर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तरी अरावली में भानगढ़ चोटी है, मध्य अरावली में तारागढ़ है और दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश है। ये देखो ये 2019 में ही आया हुआ प्रश्न है, अभी लेटेस्ट आया हुआ प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला भी हमसे सम्मिलित कीजिए पूछ रहा है, यानी मिलान करने वाला प्रश्न है। क्या दे रखा है? कुछ क्षेत्र दे रखे हैं और उनके स्थानीय नाम हमसे पूछ रहा है कि उनके स्थानीय नाम मिलान करिए। सबसे पहले दे रखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र। मैंने आपको क्लास में इतनी बार बताया है कि जो नीचे वाले 3 जिले ये कहाँ पे हैं? राजस्थान के जो नीचे वाले जिले हैं, यहाँ पे बांसवाड़ा है, इस साइड में क्या हो गया? प्रतापगढ़, और इस साइड में है डूंगरपुर। तो ये जो 3 जिले हैं, ये बांसवाड़ा ऊपर तक है थोड़ा, तो ये जो 3 जिले हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें कि 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से वागड़ प्रदेश कहा जाता है। ये मैंने क्लास में आपको बताया था और बहुत बार बताया मैंने क्लास में। ठीक है, कि वागड़ जो प्रदेश है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले में होगा 3। तो यहीं पे देख लेते हैं, ए में 3 किस किस में है? इसमें नहीं है, ये वाला हट जाएगा, और डी में नहीं है, ये वाला भी हट जाएगा। तो बी में और सी में, इन 2 में है, ए में 3। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वागड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दे रखा है आबूर्द या फिर अर्बूद। ये भी हमने पढ़ा था कि जो आबू पर्वत का खंड है उसे क्या बोला जाता है? आबूर्द या फिर अबूर्द अरावली भी बोला जाता है इसको। आबू पर्वत खंड को क्या बोला जाता है? आबूर्द या फिर अर्बूद बोला जाता है। ये हमने क्लास में इसको देखा था। तो सी में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। सी में 4 किस किस में है? इसमें नहीं है, इस वाले में है। तो हमें केवल 2 से हमारा उत्तर मिल गया कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। उसके अलावा हाड़ौती भी हमें पता है कि हाड़ौती में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो देखा मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया कि नीचे वाले जो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी कि जो दक्षिण पूर्व में जो स्थित जिले हैं, कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़ जिला भी हाड़ौती में शामिल है। तो इन 4 में से यहाँ पे हमें 3 जिले दे दिए। कौन कौन से दे दिए? कोटा, बूंदी और बारां। अगर झालावाड़ भी यहाँ पे आता है तो वो भी हाड़ौती का भाग है। तो ये 3 जिले आते हैं हाड़ौती में।
अब बचता है भोमट। तो हमने दो चीजें देखी थी, एक तो हमने बोराट का पठार देखा था, एक हमने देखा था बोराट, और एक हमने देखा था भोमट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो बोराट है वो क्या था, वो है उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से लेके राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के बीच में स्थित जो पठारी भाग है वो तो है बोराट पठार। किस किस के बीच में था, उदयपुर में एक पहाड़ी स्थित है गोगुंदा, इससे लेके और कहाँ तक है, राजसमंद में एक पहाड़ी है कुंभलगढ़, वहां तक, ये तो है बोराट पठार। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भोमट पठार की। तो भोमट पठार क्या है, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर जिलों का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, ये हमने क्लास में देखा था कि डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में जो ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है, इसमें जो ऊबड़ खाबड़ वाला भाग है ना, ये शामिल होता है। भोमट पठार में ऊबड़ खाबड़ वाला जो भाग है वो शामिल होता है, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में स्थित, इसमें सिरोही भी शामिल है। तो डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों के बीच में जो ऊबड़ खाबड़ वाला पठारी क्षेत्र है वो कहलाता है भोमट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। हमारा उत्तर हमने देख लिया, जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। कब पूछा हुआ है, ये भी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पठार स्थित है, ये कब आया हुआ है, 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी अभी हमने देखा था कुंभलगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है, राजसमंद में है, और गोगुंदा कहाँ पे है, उदयपुर में है। इन दोनों के बीच में कौन सा पठार स्थित है, इन दोनों के बीच में है बोराट पठार। अभी अभी हमने देखा है भोमट और बोराट पठार। तो बोराट कहाँ पे है, राजसमंद के कुंभलगढ़ व उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी के बीच में स्थित जो पठारी भाग है उसको कहते हैं बोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हमसे पूछ रहा है लसाड़िया का पठार कहाँ पे स्थित है। हमने देखा था, ट्रिक भी बना के देखी थी कि नहीं देखी थी, लस्सी पिलाई थी, कड़वी लस्सी पिलाई थी, याद करो आप। अगर याद नहीं आ रही है तो वापस क्लास को रिवाइज कर लो, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। मैंने इतने आराम से पढ़ाई हैं सारी चीजें। ठीक है स्टूडेंट, तो लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर में, ये हमने देखा था क्लास में। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, उदयपुर में। ये भी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो स्टूडेंट, ये हमारे जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो पूछे हुए प्रश्न थे वो हमने देख लिए। लगभग प्रश्न जो हमने पढ़ा है उसी में से आ गए हैं। तो आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें से आपके 80 से 90% जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के वो कवर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से क्लास देखते हैं। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो अगर आप करोगे, उसके बाद हम बाद में टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर टेस्ट दे देना। तो उसके बाद आपकी राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जलवायु के बारे में। यहाँ पे हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार वो कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।